नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। मॉर्निंग स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मॉर्निंग स्पेशल की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि आफताब, जो कि आरोपी है इस पूरे मामले का, उसको आज गुरुग्राम लेकर जा सकती है दिल्ली पुलिस, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि गुरुग्राम में उसने कॉल सेंटर में नौकरी की थी और कॉल सेंटर में जिस जगह पर नौकरी की थी, जिस कंपनी में नौकरी की थी, वहां दिल्ली पुलिस उसको लेकर जा सकती है। जो कंपनी का बॉस है उससे पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा यह भी जानकारी कि जो टीम के लोग हैं जो डेस्क पे उसके साथ काम करते थे, उनसे भी जांच पड़ताल, उनसे भी पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस। तो लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये जानकारी कि ऑफिस के जो साथी हैं उनसे पूछताछ संभव है। आफताब को साथ लेकर जाएगी पुलिस। इससे पहले कोर्ट ने आफताब को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया था। नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिल गई है। आफताब के खिलाफ खाली है पुलिस के हाथ। क्या कमजोर है श्रद्धा मर्डर केस? न गवाह न सबूत, कैसे होगा इंसाफ? पूरे देश में चर्चा का विषय बना श्रद्धा मर्डर केस क्या किसी अंजाम तक पहुंच पाया या सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनकर इतिहास के पन्नों में दबकर रह जाएगा? सवाल उठने लगे हैं कि क्या श्रद्धा का कथित हत्यारा आफताब इतना शातिर है कि उसने पुलिस को भी गुमराह कर दिया है? जब से इस केस का खुलासा हुआ है तब से अब तक पुलिस की जांच किसी अंजाम तक पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में फिलहाल क्या चल रहा है। जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने 9 टीमों का गठन किया है। कोर्ट ने आफताब की रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने आफताब के नार्को टेस्ट की परमिशन भी दे दी है। आफताब ने भी इस टेस्ट के लिए अपनी हामी भर दी है। दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर गुरुग्राम जाने वाली है। आफताब के ऑफिस के बॉस और उसकी टीम से पूछताछ भी हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस आरोपी को हिमाचल ले जा सकती है। सबूतों की तलाश में हिमाचल के पार्वती घाटी जा सकती है पुलिस पड़ताल के लिए आफताब को मुंबई भी ले जा सकती है। इसको वीसी पे पेश किया गया है। 5 डेज का पुलिस रिमांड हुआ है। नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी गई है। और उत्तराखंड और हिमाचल में जहाँ जहाँ गर्लफ्रेंड को लेके गया होगा, जहाँ मूव कर। अब आपको बताते हैं कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी पुलिस के लिए आफताब का केस इतना आसान क्यों नहीं साबित हो रहा। दरअसल पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं जो कोर्ट के सामने टिक सके। भले ही इस केस में भयानक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ये खुलासे आरोपी आफताब से पूछताछ के आधार पर हो रहे हैं। मतलब पुलिस के पास थ्योरी तो है, लेकिन प्रैक्टिकली इसे साबित करने के आधार बेहद कमजोर हैं। पुलिस के पास आरोपी आफताब का कबूलनामा तो है, लेकिन इस कबूलनामे की पुष्टि होनी अभी भी बाकी है। दरअसल अब तक पुलिस को डेड बॉडी काटने में इस्तेमाल चाकू नहीं मिला है। श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े मिलने की पुष्टि भी नहीं हुई है। हड्डियों के डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है। श्रद्धा के कटे सिर का भी पता नहीं चला है। श्रद्धा का मोबाइल भी बरामद नहीं हो पाया। खून से सने कपड़े नहीं मिले। घर में खून के धब्बे नहीं मिले। फ्रिज से भी कुछ नहीं मिला है। घटना का कोई चश्मदीद नहीं है। पुलिस के पास सिर्फ आरोपी का बयान है। कोर्ट में बयान से पलट सकता है आरोपी। कानून की भाषा में समझे तो सिर्फ पुलिस की कस्टडी में आरोपी के कबूलनामे के दम पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जानकारों का कहना है कि अगर कोर्ट में आफताब अपनी कबूलनामे से पलट जाए तो पुलिस की सारी थ्योरियां फेल हो जाएंगी। न तो उसे सजा मिल सकेगी, न ही श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा। हालांकि सबूतों की तलाश में मेहरौली के जंगलों में पुलिस लगातार खाक छान रही है। और ये देखिए उज्जवल, दिखाइए जरा कि ये कितना घना जंगल है। ये घना जंगल है और दूर दूर तक ये फैला हुआ है। लेकिन इस घने जंगल में आकर के रात 2 बजे जब आफताब आता था तो जगह जगह यहाँ पर मांस के टुकड़े फेंकता था, लाश के टुकड़े फेंकता था, जो कि अब पूरी तरीके से कंकाल में तब्दील हो चुके होंगे। और ये बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे, ये भी एक पुलिस के लिए अहम चुनौती है।
इस केस में पुलिस कुछ नए लोगों से पूछताछ की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों का दावा है कि मुंबई के रहने वाले आफताब के लिए दिल्ली कोई नया शहर नहीं है। आफताब और श्रद्धा का एक कॉमन फ्रेंड भी था जिसने इन दोनों को दिल्ली में इस्टेब्लिश होने में मदद की थी। इस शख्स से भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में आरोपी आफताब को सजा दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। जस्टिस फॉर श्रद्धा, श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो। यहाँ पर ये कैंडल मार्च जो है वो अलग अलग जगह पर निकाला जा रहा है और ये देखिए वसंत कुंज में ये जनता है जो यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल रही है। ये कैंडल मार्च इसलिए निकाला जा रहा है, कई महिलाएं भी हैं यहाँ पर। आइए उनसे क्या कहेंगी आप? हम ये कहेंगे कि इस समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों की कोई जगह नहीं है। जिस समाज में आप रह रहे हैं जहाँ 80% ये भी 6 महीने तक ये भी नहीं जान पाता कि ये ऐसा अपराध हो चुका है, उसके बाद आप किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि सोशली हम लोग को बहुत अलर्ट रहना है। हर आदमी अपने नेक्स्ट डोर नेबर के बारे में अलर्ट रहे, शायद ये इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। भले ही इस खौफनाक मर्डर केस की वजह से आफताब के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शातिर दिमाग का आफताब सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा है। वो अपने करतूतों को तो खुलेआम बता रहा है, लेकिन वारदात के बाद उसने जिस तरह से सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, उससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ चुकी है। हत्या को करीब 6 महीने बीत चुके हैं। इतना लंबा समय भी पुलिस की जांच की रफ्तार के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है। अब अगर श्रद्धा को इंसाफ दिलाना है तो पुलिस को जल्द से जल्द ठोस सबूत जुटाना होगा, जिससे कोर्ट से आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और ये बड़ी खबर है गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी। आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली है। 3 मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री आज करेंगे चुनाव प्रचार। 82 सीटों पर एक साथ जनसभा को बीजेपी संबोधित करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुजरात चुनाव में आज ताकत झोंकेगी बीजेपी। 82 सीटों पर एक साथ चुनावी रैलियां। पहले चरण की सीटों पर होगा चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें भूपेंद्र पटेल, गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव और इस सब के बीच बीजेपी की आज 82 सीटों पर एक साथ रैलियां। आइए दिखाते हैं इस पर यह रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी का प्रचार धुआंधार। एक दिन में 42 विधानसभाओं में रैलियां। योगी से लेकर नड्डा तक करेंगे प्रचार। गडकरी और शिवराज झोंकेंगे ताकत। मैदान में उतरेंगे केंद्र और राज्य के दिग्गज। किसी जमाने में हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहे जाने वाले गुजरात के चुनाव प्रचार में बीजेपी अपनी सारी ताकत झोंकने जा रही है। पहले चरण की 89 सीटों में से 82 सीटों पर एक साथ बीजेपी की चुनावी रैलियां होंगी। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की तर्ज पर बीजेपी के नेता धुआंधार प्रचार करेंगे। प्रचार में उतरी बीजेपी नेताओं की इस फौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक शामिल हैं। बीजेपी के 3 मुख्यमंत्रियों समेत कई केंद्रीय मंत्री प्रचार में जुटेंगे, जबकि कई राज्यों के बीजेपी नेता भी कमल के लिए वोट मांगते दिखेंगे। गुजरात जीतने के लिए बीजेपी कितनी गंभीर है, इसे उसके नेताओं के प्रचार लिस्ट से समझा जा सकता है। पहले चरण के चुनाव वाली 89 सीटों में 82 पर बीजेपी की रैलियां होंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता एक ही दिन में 46 विधानसभाओं को कवर करेंगे, जबकि राज्य बीजेपी के नेता 36 सीटों पर रैलियां करेंगे। आज बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 6 बड़े केंद्रीय नेता मैदान में उतरने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और सांसद जामयांग भी प्रचार के मैदान में उतरेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रैलियां करेंगे। योगी आदित्यनाथ
आज गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। योगी मोरबी, भरूच और सूरत में लोगों से वोट की अपील करेंगे। खास बात यह है कि गुजरात के कई नेता आज घर घर जाकर भी लोगों से वोट मांगेंगे। इन नेताओं में बीजेपी के ऐसे नेता भी शामिल हैं जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 19 नवंबर यानी कल से गुजरात में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 19 से 21 नवंबर के बीच गुजरात में ही रहेंगे। इस दौरान वो करीब 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में फोकस करेंगे क्योंकि इन इलाकों में 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होना है। 3 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री करीब 30 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। पीएम मोदी की रैलियों से पहले ही बीजेपी पूरे गुजरात को भगवामय करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसीलिए एक दिन में ही पूरे राज्य के चुनावी मैदान में रैलियों की कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करने की तैयारी हो चुकी है। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण के लिए 1 तो दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। पिछले 2 दशकों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के नारे के साथ बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए हर जतन कर रही है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य भी है, जिसकी वजह से वो गुजरात के चुनाव में किसी तरह का रिस्क लेने से बच रहे हैं और अपने चुनावी तरकश के लिए हर बाण का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे वीर सावरकर पर। एक बार फिर से छिड़े सियासी संग्राम की। वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है और वजह है भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी का बयान और अकोला में दिखाया गया उनका एक लेटर। राहुल गांधी ने अकोला में मीडिया के सामने बाकायदा एक चिट्ठी दिखाई और ये दावा किया कि सावरकर ने ये चिट्ठी दरअसल अंग्रेजों को लिखी थी और माफी की मांग की थी। इसको लेकर राहुल गांधी सीधे सीधे संघ और सावरकर दोनों को निशाने पर ले रहे थे। तो जाहिर सी बात है पलटवार भी होना ही था और राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गया और साथ ही सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज करवाई। तो वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी भी उन पर हमलावर नजर आ रही है। राहुल गांधी पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी हमला बोला और इस बयान पर राहुल को चेतावनी दे दी है। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची तो राहुल ने एक रैली के दौरान अपने अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस सावरकर के प्रतीक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मदद की। राहुल ने सावरकर पर सवाल उठाते हुए कहा कि खुद को बहादुर बताने के लिए सावरकर ने खुद एक किताब भी लिखी थी। वीर सावरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी कि सावरकर कितने वीर हैं और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। इतना ही नहीं, राहुल ने एक कथित चिट्ठी भी पढ़ी जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि ये वही चिट्ठी है जो सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी, जिसमें वो लगातार अंग्रेजों से दया याचना करते रहे। राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने विरोध किया। बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने कहा कि ये दुखद है कि महाराष्ट्र की धरती पर जाकर राहुल गांधी सावरकर का अपमान कर रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहाँ तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सबके दिल के निकट के व्यक्ति हैं और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। वहीं राहुल गांधी के सावरकर को लेकर उठाए गए सवालों पर खुद वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी पर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया।
देखो, सावरकर जी को गाली देना, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है और वो इसलिए कर रहे हैं कि आज उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है और ये उनको लगता है कि सावरकर जी के ऊपर हम कीचड़ उछालेंगे तो उनको उसका फ़ायदा होगा और इसी के लिए ऐसे काम करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने जो कहा उन्होंने वो बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने परसों की सभा में कहा कि सावरकर जी पेंशन लेते हैं ब्रिटिशों से, उनकी नौकरी करते हैं और उनके आदेशों पर हिंदुस्तान के विरुद्ध काम करते हैं। ऐसा एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास नहीं है। राहुल गांधी के सावरकर के बयान पर बवाल बढ़ा तो महाराष्ट्र में सहयोगी उद्धव ठाकरे ने किनारा कर लिया। वे बोले कि राहुल गांधी के बयान से हम सहमत नहीं और सावरकर के देश की आजादी में सहयोग का सम्मान करते हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान के बाद लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए राहुल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जाहिर है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया है, उसके बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या भारत तोड़ो यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, और बड़ी खबर की लखनऊ मर्डर केस में इनाम का ऐलान कर दिया गया। आरोपी सुफियान की जानकारी देने वाले को 25,000 रुपए का इनाम देगी पुलिस। आपको बता दें, आरोपी सुफियान पर आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका निधि को छत से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गया था। आरोपी ने निधि पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था, लेकिन जब उसने मना किया तो उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के मामले में यानी दोनों केस दर्ज कर लिए हैं, लेकिन क्योंकि आरोपी सुफियान के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है, लिहाजा पुलिस की तरफ से अब इनाम का ऐलान कर दिया गया। 25,000 रुपए मिलेंगे उस शख्स को जो सुफियान के बारे में जानकारी देगा। तो निधि हत्याकांड बताया जा रहा है कि आरोपी सुफियान ने धर्मांतरण का दबाव बनाया था और नहीं मानी निधि तो उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुफियान की तलाश हुई तेज, पुलिस ने किया इनाम का ऐलान। लखनऊ में हुए निधि हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। पुलिस ने आरोपी सुफियान को पकड़ने के लिए अब इनाम का ऐलान कर दिया है। पुलिस ने निधि मामले में आरोपी सुफियान की जानकारी देने वाले को 25,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। आरोपी सुफियान घटना के बाद से ही फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपी की तलाश कर रही है। मामला लखनऊ के दुबग्गा थाना इलाके का है, जहां सनकी युवक सुफियान ने 17 साल की किशोरी को छत से नीचे फेंक दिया था। जानकारी मिलते ही घायल किशोरी के परिजनों ने युवती को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां किशोरी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अब तक मामले में हुई छानबीन से खुलासा हुआ है कि आरोपी कई दिनों से युवती को परेशान करने के साथ ही मुस्लिम धर्म अपनाने और मुस्लिम धर्म के तौर तरीके से शादी करने का दबाव बना रहा था। वहीं शादी के लिए उसके आपत्तिजनक वीडियो होने की बात कहकर उसे ब्लैकमेल किया करता था। इन सब दबावों के बीच जब निधि ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने युवती की जान लेना ही सही समझा। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाकर आरोपी की तलाश को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखा